नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी होती क्या है पहले उसको समझना है। रेंसिडिटी या रेंसिड, ठीक है, उसकी बातें की गई है कि ये बता रहा है कि जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या देखते हैं, कोई भी जो फैटी या ऑयली फूड होगा, क्या होगा, मतलब जो तेल या घी से बनी हुई कोई भी जो चीजें हैं जो हम कॉमन लाइफ के अंदर अपने देखते हैं, घरों में बनाते हैं ना, तो ये फैटी या ऑयली जो फूड होता है ना, ये जैसे ही एयर वगैरह के टच में आ जाए, हवा के संपर्क में आ जाए, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो आप नहीं समझते, आप ये समझते हो कि जो फूड होगा उसका जो टेस्ट है और ऑर्डर दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टेस्ट और जो ऑर्डर होगा किसका, फूड का, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसको चेंज होना ही, ये जो फिनोमिना है उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और जो फूड होगा उसको क्या कहेंगे, रेंसिड हो चुका है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट और उसका जो ऑर्डर है वो चेंज क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। मतलब एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा, जो भी फैटी या ऑयली सब्सटेंस है उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन होते ही उनका जो टेस्ट और ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है, सिंपल सा है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी के बारे में लिखा है कि जो टेस्ट और जो ऑर्डर है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। किसके, जो भी फूड जिसमें क्या है, फैट या ऑयल्स प्रेजेंट है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब रेंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी होती है ये, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि रेंसिडिटी कौन सी है, ऑक्सीडेशन है कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कुछ कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो इनमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। क्लियर है। तो यहाँ इसने बताया कि एक्चुअली अगर हम देखें तो जो ऑयल और फैट होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिससे उनमें क्या आ जाएगी, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखा है ना आपने, घरों में कोई तेल की चीज बनी हुई है, कहते हैं खट्टी हो गई। ठीक है, घी या तेल से कोई चीज बनी हो, कई दिन गुजर जाए तो वो खराब हो जाएगी। जैसे बिस्कुट निकलवा के लेके आते हैं, ठीक है, महीने 20 दिन तक खराब नहीं होंगे, बाद में उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो मतलब वो रेंसिड हो चुके हैं। समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि फूड को रेंसिड होने से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेथड दिए हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर किया जाए, कि उसमें कोई और चीजें इंटर ही ना कर सके, एटमॉस्फेरिक एयर उसमें इंटर ना कर सके। ठीक है, दूसरा रेफ्रिजरेटर हम घरों में यूज करते हैं, कोई चीज खराब ना हो, करते हैं ना, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ में आ गया। फिर इसने बताया कि आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें एयर भरी होती है, फुले से होते हैं ना, तो उनमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि फूड को रेंसिड होने से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इसने कहा है कि फूड को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, उससे भी क्या है, फूड को रेंसिड होने से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। समझ में आ गया। और उसके अलावा इसने कहा है कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि BHA और BHT, इनका यूज किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो BHT क्या होता है और BHA क्या होते हैं, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये क्या करेंगे, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, उनको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। समझ में आ गया। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है या 1 मार्क्स के MCQ मिलते हैं इनके, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, वो देख।
ठीक है। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को दिया है वो दिया है कोरोजन का। किसका दिया है? कोरोजन। कोरोजन को सभी जानते हो कि नहीं? जानते हो क्या कोरोजन क्या होता है? छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोरोजन क्या होता है कि कोई भी जो मेटल की जो आउटर सरफेस होती है, जब वो एयर और मॉइस्चर के टच में आएगी तो उसकी जो आउटर सरफेस है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिग्रेडेशन। और उसके डिग्रेडेशन की ये जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। समझ में आ गई कि कोरोजन क्या होगा? कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, वाटर और केमिकल्स। या आप सीधा कह सकते हो कि डिग्रेडेशन क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है किसका? आउटर सरफेस ऑफ मेटल। क्या होगा? आउटर सरफेस ऑफ मेटल। कब? व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एयर और मॉइस्चर, या हम कह सकते हैं कोई केमिकल्स भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया है किसका? रस्टिंग ऑफ आयरन का। किसका दे रखा है? रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ गई? चलो, यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन से सभी फेमिलियर हो। देखते हैं ना हम, लोहे की चीजें हैं उन पे ब्राउन सी रस्ट बन जाती है। स्टार्टिंग में वो क्या होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के साथ होते हैं, बाद में डल होती है और बाद में ब्राउन सी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ गया? तो रस्टिंग ऑफ आयरन का इफेक्ट क्या पड़ेगा या कोरोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो मेटल है वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। पुराने पुल वगैरह टूटते हैं ना जिसमें लोहे के कोई आर्टिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है डैमेज हो जाते हैं। समझ में आ गया? और जिससे क्या है, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। इसीलिए तो हम क्या करते हैं? लोहे की चीजें लेके आते हैं तो उनका पेंट किया जाता है, कलर किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपने को मेथड दे रखे हैं कि कोरोजन से किस तरह प्रिवेंशन की जा सकती है। तो यहाँ मेथड दिया है, पेंट कर सकते हैं, कलर किए जाते हैं मेटल की सरफेस पे ताकि वो एयर और मॉइस्चर के टच में ना आए। समझ में आ गई? दूसरा, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस का यूज किया जाता है। कोई भी जो मेटल है उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी। मोल्टन स्टेट में जिंक होता है ना, जिंक को क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है और उसमें आयरन आर्टिकल को डिप करके बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके पूरे के ऊपर क्या हो जाती है? जिंक की लेयर है हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? इसी तरह टीनिंग भी होती है। ठीक है, वो आपके नहीं है। उसमें टीन मेटल जो है उसको मेल्ट करके उसमें आर्टिकल्स को डिप करके बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें टीन की लेयर चढ़ जाएगी, क्योंकि जिंक और टीन जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आयरन को खत्म होने से बचाएंगे। समझ में आ गया? और फिर दे रखा है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो हम देखते हैं ना कि कई मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है ताकि उनकी रस्टिंग ना हो सके। समझ में आ गया? या वैसे भी कोई लोहे की चीजें हैं घरों में, आपने देखा होगा, क्या देखा है? खुरचना सा देखा है ना, पलटिया वगैरह जो हलवा बनाते हैं लोहे का, तो बाद में क्या करते हैं? उसको घी वगैरह से लेयर चढ़ा के छोड़ देते हैं ताकि वो उसकी रस्टिंग ना हो। समझ में आ गया? कढ़ाई होती है चिकनी करके छोड़ देते हैं ना, कभी भी धोते नहीं है पानी से, ताकि वो क्या है? एयर वगैरह के टच में ना आ सके। ठीक है, टच में आएगी तो आउटर लेयर उसकी ऑयल की होगी तो खराब नहीं होगा। समझ में आ गई? ना ही मॉइस्चर उसके ऊपर रुक सकेगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या की जाती है? परत चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। समझनी है वो कैसे होती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम समझेंगे, पहले मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा दिया है? एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? एलॉय जहाँ पे दो डिफरेंट मेटल्स का एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने घरों में क्या देखा है? ब्रास, ब्रोंज, ये सुने हैं, पित्तल,
कांसा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ब्रास की बात करें, एलोय, एलोय क्या है, एक है जैसे ब्रास दे रखा है अपने को, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर और जिंक से मिलके बना है, ठीक है। ब्रोंज, ब्रोंज कांस्य पदक कहते हैं ना, जो कि कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, तो इनकी रस्टिंग नहीं हो सकती, इससे इनका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, ठीक है। सोल्डर देखा है, सोल्डर, इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ने के लिए, अगर कोई टूट गया, देखते हैं ना, एक सिल्वर कलर का सा होता है, वो लगाते हैं, काबिया बोलते हैं जिसको, वो लगा के और फिर उससे टांका लगाते हैं, कोई तार टूटा हो, तो लेड और टीन से मिलके बना होता है वो। समझ में आ गया, क्लियर है ये चीजें, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्या, कोरोजन के मेथड। ये आपका जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखनी है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जिस भी मेटल के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको क्या करोगे, आपने क्या बनाना है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है ना, कि जिसके अंदर आप क्या लेते हो, एक बीकर लेते हो और उसमें दो मेटल की रोड का यूज किया जाता है, या नॉन मेटल की रोड हो सकती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको किससे लिंक किया जाता है, इसको लिंक किया जाता है बैटरी से। किससे लिंक करते हैं, अब जिस भी मेटल के ऊपर किसी की लेयर चढ़ानी है आपको, ठीक है, उसको क्या बना दो, कैथोड बना दो। क्या बना दो, कैथोड बना दो उसको। और कैथोड पे हमें पता है माइनस चार्ज, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लिंक होगा उसको कैथोड बोलेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल से लिंक होगा उसको एनोड बोलेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब देखो आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और किसकी करनी है, आयरन की करनी है, और आयरन के ऊपर किसकी करनी है, आप सोचो कि मैं उसके ऊपर कॉपर चढ़ाना चाहता हूँ। समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिसकी भी लेयर चढ़ानी है उसको क्या बना दो, एनोड बना दो। कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो उसको क्या बना दो, एनोड बना दो, ठीक है। और जिसके ऊपर चढ़ाना चाहते हो, जैसे आयरन को बना के ऊपर आप लेयर इसकी लगाना चाहते हो, उसको कैथोड बना दो। और जिसको आपने एनोड बनाया है उसी का ही साल्ट सॉल्यूशन यहाँ यूज किया जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जितना कॉपर ये रोड से डिसॉल्व होगा उतना ही कॉपर किसके ऊपर ट्रांसफर होता रहेगा, आयरन के ऊपर। तो इस तरह क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके आप उसकी लेयर दूसरे मेटल के ऊपर अटेन कर सको। मतलब इलेक्ट्रो प्लस प्लेटिंग से ही बना है ना ये, तो प्लेटिंग का मतलब है लपेटना, ऐसे सोचो आप, यानी एक तरह से उसके ऊपर लेयर का चढ़ जाना, ठीक है। और इलेक्ट्रो मतलब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन से ये सारा काम होता है, ठीक है। तो ये आएगा किसके अंदर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। इसी तरह एक और प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग। क्या होती है, एनोडाइजिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। तो एनोडाइजिंग की जाती है किसकी, एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स की, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है कि जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो जो एल्यूमिनियम की रोड होती है ना, जिसको आपने एनोडाइजिंग करना है, उसको एनोड बना दिया जाता है। और जैसे ही उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड के ऊपर रिलीज होगी, और एनोड एल्यूमिनियम से मिलके बनी हुई है, तो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसके करेंगे कुछ एनसीईआरटी के, और फिर मैं तुम्हारे बेसिक जो है वो कल करवाऊंगा जो इससे जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि अभी आपने क्या करना है, पूरा चैप्टर कवर करना है। कहाँ गई आपकी साइंस, ये आ गई आपकी साइंस, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ में आ गया,
यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं, ठीक है। 16 पेज है, कोई ज्यादा नहीं है, तो यहाँ तक आ जाएगा। देखते हैं क्या कुछ दिया है, कोई एक्टिविटी दी है तो उसको भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने लास्ट टॉपिक थे रेंसिडिटी, ये कवर हो चुका है, ठीक है। कोरोजन यहाँ थोड़ा सा दिया है, कोई ज्यादा नहीं दिया, ये हमने कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल के अंदर ये आपको फिर मिलेगा, ठीक है। और कोरोजन के अंदर कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयरन की रस्टिंग है, आपने पढ़ा है, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल फार्मूला पूछे तो ये लिखोगे, समझ में आ गया। और अगर आपको कह दे कि कॉपर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्या हो गया, कॉपर टर्न ब्लैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और आपको ये बोले कि कॉपर टर्न ग्रीन, क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। घर में तांबे की चीजें होती है ना, उसको नींबू निचोड़ के साफ करते हैं तो चमक आ जाती है, क्यों, क्योंकि नींबू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, और ये क्या है, कार्बोनेट है। तो जैसे ही एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यानी ये सारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और उसमें क्या आ जाएगी, वापिस से चमक आ जाती है। समझ में आ गया। तांबे के बर्तन हरे रंग के हो जाते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, तो उस पे कार्बोनेट की लेयर होती है। सिल्वर चांदी देखिए ना, तो सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पे सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। समझ में आ गया। तो ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को दिए, ठीक है, उसमें क्या है वो देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन, तो आपको जो क्वेश्चन दिए है वो देखते हैं। ये एक्टिविटी तो निकालनी पड़ेगी, चलो बिना एक्टिविटी वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, पढ़ा है ना आपने, कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ये हमें पता है आयरन ऐड करते ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पढ़ा है कि क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का मिल रहा था ना फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, तो क्या हुआ यहाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। एक्टिविटी बाद में देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट की है वो हमने पढ़ी हुई है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपको ने किया हुआ है, ठीक है, ये तो आपने किया है कॉपर ऑक्साइड वाला। आप देखो सोडियम वाला, तो सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ, आप देख रहे हो ना, सोडियम से क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ गई बात। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, फिर रिडक्शन हो रहा होगा, सीधी सी बात है कि ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन तो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन की, समझ में आ गई। और ये फिर खुद क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, क्या बन गया, एजेंट। तो ये बातें अपने को बतानी है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का, समझ में आ गई बात। और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। उल्टा होता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, बट खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाएगा बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है। अब देखो आगे, ये तो तुम शाणे हो ना, कर दोगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने,
आप नहीं करने हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बात बतानी है इसमें से, ठीक है। रॉन्ग कौन सा है? तो आपने रिएक्शन देखी कि जो आपको लेड ऑक्साइड दिया है ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कार्बन के साथ। क्या बन रहा है यहां से? लेड बन रहा है, और साथ में क्या बन रही है? CO2 बन रही है। दिख रहा है ना? तो आपने देखा कि इसने ऑप्शन दिए हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। तो आपने जो पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या पढ़ा है कि इसके साथ ऑक्सीजन थी, वो निकल गई, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया ना। किसका रिडक्शन हुआ है? लेड ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ है? लेड ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये बात तो सही है, समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपने देखा कि इधर से इधर कार्बन गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। लिखा है कि कहीं कार्बन गेट ऑक्सीडाइज? तो मतलब ये बात भी क्या है? सही है। दो बातों का तो पता चल गया देखते ही। अब ऊपर वाली देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड का रिड्यूस नहीं हो रहा ना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना। तो मतलब ये क्या है? रोंग है, ठीक है। फिर इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ना कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ए और बी कहां मिल रहे हैं आपको? फर्स्ट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? फिर आ जाओ, ये रिएक्शन दिया। अब वो रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये देखो, ये आपको एक रिएक्शन दी है Fe2O3, और ये रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम से, और उससे बन रहा है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बन रहा है। तो देख के क्या बताओगे, किस टाइप की रिएक्शन लग रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पहले आयरन के साथ थी, ठीक है, और इधर जाते ही आयरन तो फ्री हो गया, एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। समझ में आ गया? हो जाएगा। और भी बनती है क्या कोई? देख लो, अभी रिडॉक्स रिएक्शन बन रही है, देख लो। देखो यहां इसके साथ ऑक्सीजन थी, यहां निकल गई, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसका क्या हो गया? समझना है, रटना नहीं है कोई चीज को। तो मतलब ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन भी है, दोनों ही है ना। आगे देखते हैं, कोई हो सकता है दो दो ऑप्शन वाले आ जाए, नहीं है दो दो ऑप्शन वाले, तो अब कंफ्यूजन हो गया ना कि कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको हाईलाइट करेंगे, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही लेके चलेंगे, क्योंकि हायर रिएक्टिविटी है किसकी? एल्यूमिनियम की। लो कौन होता है? आयरन होता है। तो कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कर लोगे? उसके आगे देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए, ये क्वेश्चन बता दोगे या नहीं बताओगे? तो इसमें देखो, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl। ये देखो, डाइल्यूट HCl को आयरन की फिलिंग के अंदर डाला जा रहा है। किसको डाला जा रहा है? डाइल्यूट HCl को। तो हमें पता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। समझ में आ गया? तो यानी हाइड्रोजन गैस तो आपको दिख रही है, और साथ में आयरन क्लोराइड दिख रहा है। समझ में आ गया? आगे देखो, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जानते हो, थ्योरेटिकल पढ़ी है आपने। फिर दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड
बैलेंस देम, ये आप खुद करोगे, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन रिएक्शनों को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। फिर इनकी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं करूंगा फिर तुम क्या करोगे, मेरे को पता तो चले ना, कल का वर्क है ये आपका, ठीक है। ये सारे के सारे आप क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। इनके फार्मूले लिख के लेके आओगे, होमवर्क रहेगा। फिर इसने कहा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, आप क्लियर है, जानते हो कौन सी रिएक्शन है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वही हम अपनी डेली वर्क के अंदर है यूज करते हैं, क्लियर है। फिर इसने कहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट क्यों होती है, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो जुड़ के एक बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन में एक टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। अरे इसको मैं और देख लेता हूं, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन कर लोगे विद एग्जांपल। डिफरेंस आपको आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये कह रहा है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से निकाला जाता है, किसके द्वारा, कॉपर मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। तो ये कर लोगे। तो इसमें देखो किस तरह होता है, इस रिएक्शन को इसने बताया है कि यहाँ पे क्या किया गया, कॉपर ऐड किया गया, किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, दोनों में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना आपने, कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये इसको डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और सिल्वर क्या है, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई, बाद में इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन रहेगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये आपने पढ़ी है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ये कह रहा है कि एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, ये कह रहा है कोई एक्स एलिमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये कह रहा है कि अगर आप उसको हीट करते हो, किसमें, एयर के अंदर, किसमें, एयर में हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, किसमें हो जाएगा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है उस एक्स एलिमेंट और ब्लैक कलर वाले कंपाउंड का नाम बताओ। तो अब आपने पढ़ा था ब्राउन कलर का क्या होता है भाई, कॉपर होता है ना। मैंने कहा था एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है, कर लोगे। बाकी आप सारे कर सकते हो, तो ये सारा करके आना आपने, ठीक है। टेस्ट कब दोगे इसका।